नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सब का हम एक-एक करके निपटारा करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है तुम्हारा पहला, तो उसके साथ में जितने भी प्रश्न तुम्हारे बन रहे हैं, सबका हम निपटारा करेंगे। और जो है, यह जीके जीएस पढ़ने का अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, आप उन सबको वहीं पर निपटा लीजिए, ताकि आपको दोबारा कहीं से और भी पढ़ना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का वगैरह का एग्ज़ाम देना है, या फिर जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस आती है, अगर आप यहाँ से यह वीडियो देखते हैं, तो आपको प्रश्न यहाँ से 100% परीक्षा में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो ज़रूर देखें और लोगों के पास शेयर भी करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है, यह आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है फिर? यह तुम्हारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अगर पूछ ले इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अकबर ने। अकबर ने इसको जो है बनवाया था। कब बनवाया था? यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय जब किया था उसके बाद में इसको बनवाया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, उन सबका हम निपटारा यहीं पर कर देंगे। आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख स्मारक। अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है, अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है कहाँ पर है, क्या तुम्हारा दिल्ली में है? कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले इसको जो है बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य शुरू करता है, और जो है इल्तुतमिश जो है इसका कार्य जो है पूरा करवाता है। अगला है चार मीनार, कहाँ पर स्थित है? या हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगर पूछ ले इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में जो है चार मीनार का निर्माण हुआ है। अगला है अलाई दरवाज़ा। अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, यह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है निर्माण करवाया था। अगला है मोट की मस्जिद। ये कहाँ पर है? ये भी तुम्हारी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी, जो था शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी। उसका एक तुम्हारा था सेनानायक, जो उसका नाम था मियाँ भूइयाँ। क्या नाम था? मियाँ भूइयाँ। उसने जो है इसका मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है जामा मस्जिद। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था तुम्हारे शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। और अगर पूछ लिया कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला है अदीना मस्जिद। कहाँ पर है? पंडुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पंडुआ पश्चिम बंगाल में। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। ठीक है। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। यह मकबरा स्वयं जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। अगला है बलबन का मकबरा। कहाँ पर है? यह भी तुम्हारा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा अगर पूछ ले, तो यह भी तुम्हारा दिल्ली में है। और अगर पूछ ले शेरशाह का मकबरा, तो यह कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। अगला है मरियम उज जमानी का मकबरा। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। यह जो है तुम्हारी अकबर की बीवी का मकबरा है। अगला है रबिया उद दौरानी का मकबरा। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यह जो है यह जो मकबरा है, यह औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। किसका है? औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, और इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीबी का मकबरा किसे कहा जाता है, तो तुम्हारा जो है औरंगजेब की बीबी जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट है अनारकली का मकबरा। कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। अगला है जहांगीर का मकबरा। यह कहाँ पर है?
यह भी तुम्हारा जो है लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा, कहाँ पर है यह तुम्हारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ में हम इतने प्रश्न करवा दिए हैं। आप जो है सेम टू सेम नोट्स बनाते रहिए और आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फ्री में 40 नंबर की जीएस आती है और आप हमारी यह पूरी सीरीज देखते हैं तो आपसे हम वादा करते हैं आपके जो 30 प्लस प्रश्न जो है सही होने की संभावना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग जो है इसके संस्थापक थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख समाज और उनके संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जो भी क्वेश्चन था तुम्हारा, तो इसके थे आत्माराम पांडुरंग। कब हुई थी स्थापना? 1867 में। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। ईस्वी भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। अगला है आर्य समाज। अगर आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, उसका नाम था, नारा था इनका वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है रामकृष्ण मिशन। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है। अगर पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। अगर पूछ ले इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वेलोर मठ कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? वेलोर मठ कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। जितने भी प्रश्न हैं ये अलग अलग प्रकार से इसकी स्थापना विवेकानंद पूछ लेगा। कब हुई थी? 1897 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद में 1879 में इसका मुख्यालय जो है मुंबई लाया गया। कब लाया गया? 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई ले आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। किसने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी की थी? खालसा पंथ की स्थापना। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी अब तक सिख गुरु हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए हैं, उन सबका निपटारा हम यहीं पर कर देंगे। आपको जो है इसके अलावा कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कुछ जो है नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स जो है, अगर आपसे पूछ ले कि सिख गुरु के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी जो है यहाँ पर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है लंगर प्रथा प्रारंभ किया था। क्या किया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लंगर प्रथा को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो यह तुम्हारे थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। अगला है कि गुरु अंगद। दूसरे गुरु हैं तुम्हारे गुरु अंगद। इन्होंने जो है गुरु लिपि का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? गुरु लिपि का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुरु लिपि का आविष्कार करने वाले सिख गुरु कौन से हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे गुरु अंगद। अगला है गुरु अमरदास। तीसरे हैं गुरु अमरदास। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। किसको? क्वेश्चन पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन थे, यह तुम्हारे थे गुरु नानक। अगर पूछ ले कि इसको स्थायी करने वाले कौन थे, तो इसको स्थायी करने वाले थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। अगला है गुरु रामदास। अगले गुरु हैं गुरु रामदास, चौथे नंबर के गुरु। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमृतसर, पंजाब में एक शहर है अमृतसर, उसको बसाया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर शहर किसने बसाया था, तो इसको बसाया था गुरु रामदास ने। किसने बसाया था? गुरु रामदास ने।
अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने किया है आदि ग्रंथ का संकलन। किसका किया है? आदि ग्रंथ का संकलन किया है। अगर आपसे पूछ ले कि और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने करतारपुर जो है नगर बसाया है। क्या बसाया है? करतारपुर जो है नगर बसाया है। और जो है गुरु अर्जुन देव जो तुम्हारे थे, जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? क्वेश्चन पूछता है कौन से सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। किस नंबर के थे ये? 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे। अगले गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी अमृतसर में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अकाल तख्त की स्थापना करने वाले गुरु कौन है? क्या तुम्हारे हैं? गुरु हरगोविंद सिंह। कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह। अगले गुरु हैं गुरु हर राय। कौन है? गुरु हर राय। ये जो तुम्हारे थे दारा सिकोह जो था, उनके अच्छे संबंध थे इसके। दारा सिकोह से अच्छे संबंध थे। ठीक है। अगला है गुरु हरकिशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि चेचक से मृत्यु करने वाले कौन से गुरु हैं? तो इनकी जो है चेचक से मृत्यु हो गई थी। कौन थे? गुरु हरकिशन। अगले हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये जो तुम्हारे हैं 9th नंबर के गुरु हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु तेग बहादुर ने। किसने की थी? गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब ने इनको जो है मृत्यु दंड दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि औरंगजेब ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो इसको दिया था गुरु तेग बहादुर सिंह को। किसको? और गुरु अर्जुन सिंह को किसने दिया था? जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ये भी याद रखना। तुम्हारे जो है 10 नंबर के गुरु हैं, अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने गुरु परंपरा का भी अंत कर दिया। क्या? गुरु परंपरा के भी इन्होंने अंत कर दिया। इन्होंने बताया था कि अब के बाद में कोई भी गुरु जो है नहीं बनेगा। इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तुएं अनिवार्य कर दी। कौन कौन सी? कंघा, केस, कृपाण, कड़ा और कच्छा। ये 5 वस्तुएं जो है सिखों के लिए अनिवार्य कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। असल में जो युद्ध हुआ था ये स्वयं अकबर ने नहीं लड़ा था। अकबर के सेनापति थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। बैरम खां। ठीक है। और हेमू जो थे इनके मध्य हुआ था। अकबर के सेनापति बैरम खां, क्योंकि इस समय अकबर जो था तुम्हारा मात्र 14 वर्ष की आयु का था। कितने वर्ष की आयु का? 14 वर्ष की आयु के थे। तो जो है युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिए थे। इनका सेनापति था बैरम खां। इन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख युद्ध का निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके युद्ध देखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, जो है पूरी क्लास जरूर देखें। इसमें जो है पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जो है मोहम्मद गौरी हार गया था। कौन हार गया था? मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। ठीक है। उसके बाद ये वापस आता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है अगले वर्ष तुरंत 1192 ईस्वी में। कब होता है? 1192 ईस्वी में। इसमें ये भी तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जो है युद्ध जीतता है और जो है पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर जो है मार देता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार देता है। अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर मारता तो ये नौबत ही ना आती, लेकिन भारत वालों ने छोड़ा, उसने मार दिया। अगला युद्ध था, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था, तुम्हारे जयचंद थे, इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी की कुछ जो है हेल्प की थी। ठीक है। तो अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कौन होता है? चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद जो है इसमें हार गए थे युद्ध में। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। किसके किसके मध्य यह युद्ध हुआ था? यह युद्ध जो तुम्हारा है, यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। किसके बीच?
इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और जो है इसमें युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को यहाँ पर बाबर ने जो है वहीं पर युद्ध में ही कत्ल कर दिया था इनका, वहीं पर इनको मार दिया था। अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। ये कब होता है? 1527 ईस्वी में। कब होता है? 1527 ईस्वी में। किसके किसके मध्य होता है? यह युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। इसमें जो है बाबर युद्ध यह जीत जाता है। यहाँ तक जो बाबर जो है 1526 से लेकर के 1529 तक लगातार 3-4 युद्ध लड़ता है, सब युद्ध जीतता है, कोई भी युद्ध नहीं आता है। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। इसमें जो है बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? कब हुआ था यह युद्ध? यह युद्ध तुम्हारा हुआ था 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। इसमें जो है बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। नेक्स्ट युद्ध है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कब हुआ था? 27 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था और इसको जो है देश छोड़ने पर विवश कर दिया था। तो यहाँ से ये भाग गया था, देश छोड़ करके भाग गया था। ठीक है। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि यह युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था मान सिंह कच्छावा वीएस महाराणा प्रताप के मध्य। किसके मध्य? मान सिंह कच्छावा वीएस महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध जो है हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? यह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है। इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। यह हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किसके किसके मध्य हुआ था? यह अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम का सेनापति गुरगीन खान के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे। इस युद्ध से ये तय हो गया था कि अब जो है यहाँ पर जो था शासन जो है अब मीर कासिम का शासन नहीं रहेगा। शासन जो करेंगे तो इसको करेंगे अंग्रेज शासन करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज शासन करेंगे। इसको किंग निर्माता युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग निर्माता युद्ध भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये क्वेश्चन जो है इसको कहा था, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी प्रमुख वचन और नारे हैं उन सबका हम निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो है अगर सही तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन जो है 30 प्लस सही होने की संभावना हो जाएगी और जो है आपके प्रश्न सही भी होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। ये जो है इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और जो है दिल्ली चलो, अगर आपसे पूछ रहे दिल्ली चलो किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है करो या मरो, यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, यह किसने कहा था? यह भी कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह किसने कहा था? तो यह कहा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने। हु लाइव इन डाई, यह किसने कहा था? हु लाइव इन डाई। ठीक है, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। यह किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। जब इनके ऊपर 1928 में
लाठी का प्रहार होता है बारदोली सत्याग्रह में, तब जो है तभी इन्होंने ये कहा था। अगला है जय जवान जय किसान, ये किसने कहा था? यह कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह किसने कहा था? यह कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण। यह जो है बिहार के एक नेता थे। कहाँ के? बिहार के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण। अगला है जन गण मन, आपसे पूछ ले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पहली बार अगर पूछ ले कब गाया था? तो 1913 कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार जो है गाया गया था। अगला है वंदे मातरम, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? वंदे मातरम को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है मारो फिरंगी को, किसने कहा था? मंगल पांडे ने। किसने कहा था? मंगल पांडे ने। अगला है कर मत दो, कर मत दो, इसको कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, अगर आपसे पूछ ले किसने कहा था? क्या कहा था? श्यामलाल गुप्त ने। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है विषाणु से होती है? किससे होती है? विषाणु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेचक। चेचक बीमारी जो है यह किससे होती है? विषाणु से या फिर वायरस से होती है। किससे? वायरस से। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका हम निपटारा कर देंगे, फिर चाहे वायरस से होने वाली हो या फिर जीवाणुओं से या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली, सभी बीमारियों का निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इससे होने वाले तुम्हारे रोग होते हैं रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से होता है, खसरा होता है, ठीक है, हर्पीज होता है, मेनिनजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस 3-4 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है जो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेकोमा होता है, पोलियो होता है तुम्हारा, ये भी वायरस से होने वाला रोग है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। चेचक होता है तुम्हारा, छोटी माता होता है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ये भी तुम्हारा जो है बहुत बार पूछा गया है, वायरस से होता है। डेंगू तुम्हारा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स होता है, स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू, सर्दी जुकाम आदि, ये सभी जो हैं रोग तुम्हारे हैं किससे होने वाले हैं? वायरस से होने वाले रोग। नेक्स्ट जो तुम्हारे हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग, यह कौन कौन से हैं? क्या तुम्हारे हैं टिटनेस हो गया, जीवाणु से होता है। क्षय रोग होगा जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये भी तुम्हारा होता है जीवाणु से। कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, ये जो है दूषित जल से फैलता है, ये भी तुम्हारा हो गया। अगला है निमोनिया, प्लेग हो गया, पेचिस हो गया, प्लेग को जो है ब्लैक डेथ भी कहते हैं, टाइफाइड हो गया तुम्हारा, काली खांसी हो गया, ठीक है, ये सब जो रोग हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। आगे जो है प्रोटोजोआ से होने वाले, इससे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया हो गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया रोग किससे होता है। काला आजार हो गया, पायरिया हो गया, निद्रा रोग हो गया, ठीक है, ये सब रोग जो होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2013 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी मंगलयान मिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर है, मंगलयान मिशन। मंगलयान जो मिशन है यहाँ पर इसरो ने जो है 2013 में सबसे पहले इसको जो है भेजा था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटल मिशन। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ ले तो यह लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2011 को। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2011 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2013, 5 नवंबर 2013 को यह लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था तो यह लॉन्च हुआ था PSLV XLC-25 से। किससे लॉन्च हुआ था? PSLV XLC-25 से। अगर PSLV की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ पर एक
क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करके रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगलयान पर पहुंचने वाला भारत जो है चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा देश है। इससे पहले तुम्हारा अमेरिका वगैरह जो है ये सब पहुंच चुके हैं। और जो है प्रथम प्रयास में भी पहुंचने वाला पहला देश है, तो ये भी तुमको याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रयान 1। कौन सा? चंद्रयान 1। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ ले आपसे, तो यह लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2000 लॉन्च को। अगर आपसे पूछ ले किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो यह लॉन्च हुआ था PSLV-C11 से। किससे? PSLV-C11 से। PSLV की फुल फॉर्म अभी आपको ऊपर हम बता भी चुके हैं, यहाँ पर लिखी भी हुई है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर अगला आपसे पूछ ले जो है चंद्रयान 2। कौन सा? चंद्रयान 2। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ ले, तो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। अगर इसका रॉकेट पूछ ले कौन सा है, तो जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ था उसका नाम है GSLV MK3। ठीक है, GSLV MK3। इसी को कहते हैं बाहुबली रॉकेट। क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट। इसकी जो है फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। और यह जो तुम्हारा चंद्रयान 2 है जो फेल हो गया था, लास्ट में जो है यह फेल हो गया था। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो तुम्हारा आएगा चंद्रयान 3। कौन सा? चंद्रयान 3। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ ले, तो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। अगर रॉकेट आपसे पूछ ले कौन सा था, तो रॉकेट था LVM-3M4। ये इसके रॉकेट का नाम था। पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट लॉन्च हुआ था 2023 में। इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर रासायनिक एवं खनिज संरचना का पता लगाना। यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है तुम्हारा मिशन की अगर बात करें, तो तुम्हारा हो जाएगा आदित्य 11। कौन सा मिशन? आदित्य 11। इसी को सूर्ययान भी कहते हैं। क्या इसी को कहते हैं? सूर्ययान भी मिशन भी कहते हैं। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ लेते हैं, लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। अगर आपसे रॉकेट पूछ ले कौन सा है, तो इसका रॉकेट हो जाएगा PSLV-C57। कौन सा रॉकेट हो जाएगा? PSLV-C57। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं एक साथ नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स जो है इनको नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेशम कीट पालन से। किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सबका निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि जो है आप लोगों को कहीं पर कुछ भी ढूंढना ना पड़े। तो आइए देखते हैं, पहला है विटीकल्चर। कौन सा है? विटीकल्चर। विटीकल्चर में जो है तुम्हारा अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अंगूर की खेती को के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अगर आपसे पूछ ले सिल्वीकल्चर, इसमें क्या होता है? इसमें कृषि का अध्ययन होता है। क्या होता है? कृषि का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। अगर आपसे पूछ लें कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कवक या फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है तुम्हारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शैवालों का अध्ययन नहीं होगा। साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मनोविज्ञान का अध्ययन। मनोविज्ञान का अध्ययन। ये जो है इसका अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का अध्ययन। अगर शैवालों का अध्ययन पूछ ले, तो इसमें फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पीडोलॉजी। कौन सा है? पीडोलॉजी। इसमें जो है तुम्हारा भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि दांत व मसूड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक यौगिक से कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तुम्हारा कहलाता है कीमोथेरेपी। क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तुम्हारा कहलाता है क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप पर, बहुत ही निम्न ताप पर, इसके अध्ययन को कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है। अगला है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह तुम्हारा कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी।
यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर जो है अगर मनोविज्ञान का अध्ययन, या क्वेश्चन ऊपर एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सूर्य के अध्ययन को कहते हैं हेलियोलॉजी। क्या कहते हैं? हेलियोलॉजी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्रेस्कोग्राफ। क्या कहलाता है? क्रेस्कोग्राफ। इसकी खोज जो की थी भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेसी बोस। क्या नाम था? जेसी बोस। उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी में आपको देखने को यह प्रश्न अवश्य मिलेगा कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी और इससे क्या होता है। तो इससे जो है पौधों की वृद्धि मापी जाती है और खोज की थी जेसी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगर मालदीव की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी माले, और मुद्रा यहाँ पर चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। यहीं पर अगर भूटान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। थिम्पू, और मुद्रा चलती है यहाँ पर है नोबल ट्रम। क्या चलती है? नोबल ट्रम। भारत नई दिल्ली रुपया। नेपाल की अगर पूछ लें तो काठमांडू हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी काठमांडू, और मुद्रा चलती है रुपया यहाँ पर। अब जो है इसके साथ में हम बिम्स्टेक का जो है पोस्टमार्टम करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। हिंदी में इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ये इसको कहते हैं हिंदी में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। और इसमें सदस्य देश की बात करें तो इसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 7 देश। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो हैं 7 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात से नहीं जा सकती। कहाँ से नहीं जा सकती? निर्वात से। अब जो है इसके साथ में हम ध्वनि से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सबका निपटारा करेंगे यहाँ पर। तो ध्वनि इंग्लिश में इसको कहते हैं साउंड। यह जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जो बनती है किससे? या कंपन से बनती है। किससे बनती है? या कंपन से बनती है। ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है और इससे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर था कि ध्वनि कहाँ से नहीं जा सकती, यानी निर्वात से। निर्वात में वायु नहीं होती है तो ध्वनि वहाँ पर नहीं, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि की चाल जो है किसमें सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक होती है और गैसों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। यह दर्रा जो है तुम्हारा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उन सबका निपटारा यहाँ पर कर देंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है कराकोरम दर्रा। कहाँ पर है यह? लद्दाख राज्य में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख जो है तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर है जो है तुम्हारा कराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है और यह सबसे छोटा दर्रा है। यह भारत का जो है सबसे छोटा दर्रा भी है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी पूछ ले कहाँ पर है, तो यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगला है रोहतांग दर्रा। कहाँ? कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कहाँ पर है? यह भी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। यह कहाँ पर है? यह भी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से और लेह को जोड़ता है। अगला दर्रा है
लिपुलेख पूछ ले, या फिर माना पूछ ले, या फिर नीति दर्रा पूछ ले। ये तीनों दर्रा कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। या फिर आपसे पूछ ले जेलेपला दर्रा या फिर नाथुला दर्रा, ये कहाँ पर दोनों है? दोनों दर्रा है सिक्किम में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के साथ में जितना भी कंटेंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो सब हम नोट करवा देते हैं, और ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलिए। आपकी एक ना एक दिन जीएस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अगला है बोमडिला, यांगाफ या फिर दिपू दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है तुजू दर्रा, कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। अगला है गोरन घाट दर्रा, कौन सा दर्रा? गोरन घाट दर्रा। कहाँ पर पाया जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा, कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है, याद रखना। अगला है थाल घाट, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है। किसको? मुंबई से नासिक को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। अगला है भोर घाट, कौन सा? भोर घाट। यह भी तुम्हारा महाराष्ट्र में है, और यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। अगला अगला है तुम्हारा पाल घाट, कौन सा? पाल घाट। कहाँ पर है? केरल में है। यह कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा उबंटू क्या है? क्या है? उबंटू क्या है? तो यह तुम्हारा हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उबंटू तुम्हारा क्या है? यह तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तुम्हारे प्रमुख, उन सबका जो है निपटारा करेंगे यहाँ पर। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे होते हैं, जैसे एक हो गया डॉस, डीओएस, यूनिक्स हो गया, ठीक है, मैक ओएस एक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, तुम्हारे लिनक्स जिसको कहते हैं, उबंटू डेबियन हो गया आदि। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा है। विंडोज में कौन कौन सा आता है? 3.1 आता है, 95, 98, 2000, एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, 12, 13, ये सब विंडो तुम्हारे हैं। और एंड्रॉयड आदि प्रमुख कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये सब याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ से प्रश्न आपके जो है जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका नहीं, यहाँ पर अमेरिका कर लो, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका के दो स्थलरुद्ध देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पराग्वे और बोलीविया। कौन सा? पराग्वे और बोलीविया। ये तुम्हारे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलरुद्ध देश हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध देश के बारे में हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्थलरुद्ध देश होता क्या है, स्थलरुद्ध देश जो है ये क्या होता है, तो यह तुम्हारा होता है जिस देश की सीमा जो है समुद्र तट से बिल्कुल भी ना लगती हो, यानी चारों तरफ से केवल भूमि ही भूमि हो, बिल्कुल भी जो है समुद्र से कोई भी उसका तट ना लगता हो, वो होते हैं तुम्हारे स्थलरुद्ध देश। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। ये प्रश्न तुम्हारा पूछा गया है, हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में कभी कभी लिख देते हैं कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, इनमें से कौन सा देश जो है लैंड लॉक कंट्री है। तो अब जो है हम एशिया महाद्वीप के कुछ स्थलरुद्ध देश के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला देश तुम्हारा है अफगानिस्तान। इसकी सीमा जो है समुद्र तट से बिल्कुल भी नहीं लगती है। तुम्हारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, लाओस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया तुम्हारा, कजाकिस्तान हो गया, और तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया। ये सब इतने देश हैं, इनकी सीमा जो है समुद्र तट से बिल्कुल भी टच नहीं करती है। ये सभी देश तुम्हारे जो हैं स्थलरुद्ध देश हैं। इनमें से अगर पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो तुम्हारा कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोल। मोल जो है यह पदार्थ की मात्रा के मापने की इकाई है। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे मात्रक पढ़ेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। अगर आपसे पूछ ले ताप का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है केल्विन।
अगर आपसे पूछ ले ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। अगर आपसे पूछ ले कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगर आपसे दूरी का मात्रक पूछ ले तो होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। यहीं पर अगर आपसे त्वरण का मात्रक पूछ ले तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका जो है मात्रक होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि बल का मात्रक बताओ, इसका बल का, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले कि संवेग का मात्रक बताओ, इसका संवेग का, तो इसका होता है किलोग्राम प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम प्रति सेकंड। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि आवेग का मात्रक बताओ, आवेग, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। अगर आपसे पूछ ले कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कार्य का मात्रक बताओ या फिर ऊर्जा का मात्रक बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। अगर आपसे पूछ ले कि शक्ति का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। डब्लू से लिखते हैं। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष सौर पारसेक की दूरी के सबसे बड़े मात्रक होते हैं। खगोलीय इकाई जो होती है यह प्रकाश वर्ष और पारसेक जो होते हैं दूरी के सबसे बड़े मात्रक होते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है ओम। इसके प्रतीक की बात करें तो ये इसका होता है प्रतीक, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हेनरी। लिखते किससे? एच से दर्शाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वेबर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये तुम्हारा एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। ये तुम्हारा जो है पहला सेट था उसी का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द हेग। द हेग नीदरलैंड। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड में है। अगर इसकी राजधानी की बात करें नीदरलैंड की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको जो है इसके अलावा कोई दूसरे सोर्स की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। कहाँ पर? USA में। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। या 1945 से जो है कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से? 1945 से। अगला है विश्व बैंक। कौन सा बैंक? विश्व बैंक। अगर इसके स्थापना की बात करें, इसका पहले हेडक्वार्टर देख लो। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। भारत जो है इसका 1946 में जो है
सदस्य बना था। और भारत में अगर पूछ ले इसमें कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज हैं शामिल हैं, तो भारत में कुल इसमें जो है 43 विश्व धरोहर शामिल हैं। कितनी शामिल है? 43। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको कहते हैं ओपेक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है तुम्हारा कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो तुम्हारा लंदन, इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ रहे तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका जो है मुख्यालय है। अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको कहते हैं आसियान। क्या कहते हैं? आसियान। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। अगला है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा क्वींस टाउन, सिंगापुर में। कहाँ पर है? क्वींस टाउन, सिंगापुर में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो बर्लिन, जर्मनी में है। कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो अबू धाबी में है। कहाँ पर है? अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये भी तुम्हारा आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन उस समय जब पूछा गया था तो 2020 की थीम पूछा गया था। कौन सा? 2020 की। तो उसमें तुम्हारा आंसर हुआ करता था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये तुम्हारा जो है थीम थी 2020 में। कब थी? 2020 की थीम। यही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपको पेपर 2024 या 25 में देना है तो 2024 की थीम पूछी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में विश्व के कुछ प्रमुख दिवस और उनकी थीम का निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है अपने खास जो फ्रेंड हैं उनके पास जरूर शेयर करें। पहला है विश्व कैंसर दिवस। अगर आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर इसकी थीम पूछ ले आपसे क्या है तो इसकी थीम है देखभाल के अंतर को खत्म करना। क्या थीम है? देखभाल के अंतर को खत्म करना। अगला है विश्व दलहन दिवस। दुल्हन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अगर इसकी थीम आपसे पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। क्या हो जाएगी? दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग, यह इसकी थीम हो जाएगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। यह भी दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस। यह मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगर इसकी आपसे थीम पूछ ले तो इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। क्या है? कनेक्टिंग पीपल और प्लेनेट, यह इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट दिवस है फ्रेंड्स, जितने भी दिवस हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, क्योंकि तुम्हारे छठे हुए दिवस हैं और छठी हुई थीम है। तो यह जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको जो है आपको रटना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी महिला सशक्तिकरण में निवेश और समावेशीकरण। महिला सशक्तिकरण में निवेश और समावेशीकरण। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को।
अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले विश्व उपभोक्ता दिवस तो तुम्हारा होगा 15 मार्च को। यहीं पर अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला है विश्व किडनी दिवस, यह मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या हो जाएगा? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यह हो जाएगी इसकी थीम। अगला है विश्व वानिकी दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी वन और नवाचार। क्या हो जाएगी? वन और नवाचार इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट दिवस है विश्व जल दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी शांति के लिए जल। क्या हो जाएगा? शांति के लिए जल। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस, यह मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम अगर आपसे पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो 3 दिवस लास्ट के हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो यह जो है बिल्कुल याद करके रखिएगा उनकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन दो शहरों, भारत के किन दो, यहाँ पर लिख लो शहरों, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी और नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। यहाँ पर जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। अगर आपसे पूछ ले कि यह ट्रेन जो है कब चली थी, तो इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी तुम्हारी पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को चली थी। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को चली थी। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। यहाँ पर इसका जो है निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1986 में। कब हो जाएगा? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में आया था 1986 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ जो है वन्यजीव, भारत के कुछ जो अधिनियम है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है वन्यजीव संरक्षण दिवस। अगर आपसे पूछ ले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको जल प्रदूषण भी कहते हैं, यह कब आया था? यह 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में। फ्रेंड्स जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रश्न है, क्योंकि इनका जो है क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो इसके जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है नोट करते चलिए। अगला है वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण, यह तुम्हारा आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो आई थी 1988 में। कब आई थी? 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह आया था तुम्हारा 2002 में। कब आया था? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? 2004 में। कब आई थी? 2004 में। और है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको कहते हैं, एनजीटी, यह तुम्हारा 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, कौन सा प्रोजेक्ट? हाथी प्रोजेक्ट तो आया था तुम्हारा 1993 में। कब आया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो बैंकों को 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजया बैंक और देना बैंक। इन दो बैंकों का 2001 अप्रैल 2019 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। उस समय जो है 1 अप्रैल 2019 को कुल जो है 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। 10 बड़े बैंक जो थे उनको 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। किसकी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। अगर आपसे पूछ ले कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह था 19 जुलाई 1969 को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। यह क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था।
क्या हुआ था 1969 में। उसमें सरकार की थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसमें कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ? कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ था, या 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इसमें जो है 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 6 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद में 2019 में 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में मिला दिया गया। कौन कौन से थे? उसमें एक तुम्हारा था केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। इन 2 बैंकों को आपस में मिला दिया गया था। और जो तुम्हारा एक बैंक था यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। इन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाया गया था। और एक तुम्हारा था इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक? इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। इन 2 बैंकों को एक में मिलाया गया था। 3 तुम्हारी बैंकें ये हो गई, एक जो है ऊपर क्वेश्चन में कराए थे। तो इन 10 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। सिक्किम जो है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, इसमें टोटल 7 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 7। कौन कौन से आते हैं? इसमें तुम्हारा आता है असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 7 जो है राज्य आते हैं। इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है। इनमें से तुम्हारा सिक्किम नहीं आता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में फिर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर जो है तुम्हारा कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा केरल। कहाँ पर स्थित है? केरल। यह ऐसे जो मंदिर हुआ करता था, इसमें पहले जो है केवल पुरुष आते थे पूजने के लिए। कौन आते थे? केवल पुरुष। केवल पुरुष जो है इसमें पूजा करने के लिए आते थे। अब जो है इसमें महिलाओं का जो है प्रवेश चालू हो गया, वैसे इसमें जो है केवल पुरुष आते थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख मंदिर और उनके राज्य के बारे में निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है अगली बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला मंदिर तुम्हारा है सास बहू मंदिर। कौन सा मंदिर? सास बहू मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में। यह भगवान विष्णु व शेषनाग को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिर जो है भगवान विष्णु व शेषनाग को समर्पित है। अगला है अमरनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? अमरनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है तुम्हारा तिरुपति मंदिर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश भी पूछ ले तो तुम्हारा एक चित्तूर जिला पड़ता है। कौन सा जिला? चित्तूर जिला यहाँ पर पड़ता है। यह मंदिर तुम्हारा जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ पर है यह? यह गुवाहाटी असम में है। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। यहाँ पर 3 दिन का जो है, यहाँ पर 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इसका नाम है अम्बुबाची का मेला। कौन सा मेला? अम्बुबाची का मेला। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दशावतार मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। अगला मंदिर है भीतरगांव का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में। यह जो मंदिर है तुम्हारा गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। और जो है अगर पूछ लिया किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला मंदिर है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर है? सरदार सरोवर के मध्य अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? सरदार सरोवर के मध्य अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि इस पर सोने की परत किसने चढ़वाया था, तो इस पर सोने की परत चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर जो है सोने की परत
करवाया था। अगला मंदिर है मार्तंड मंदिर। कौन सा मंदिर? मार्तंड मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अगर पूछ ले आपसे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। पूछा गया प्रश्न है कि जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने। अगला मंदिर है महाबोधि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह बोधगया बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बोधगया बिहार में। अगर आपसे पूछ ले इसमें किसकी मूर्ति स्थापित है, तो इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। किसकी? भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि जो है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरोप। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जो है तुम्हारा गोबी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। अब इस प्रश्न के साथ में भारत के या विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन सबका हम निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सहारा मरुस्थल जो है यह कहाँ पर है, यह तुम्हारा उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह तुम्हारा कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। अगर आपसे थार मरुस्थल पूछ ले तो यह एशिया में। थार मरुस्थल जो है एशिया में, भारत के राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है तुम्हारा। कौन सा? थार मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा चीन में है। कहाँ पर है? चीन में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है, चिली में। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसको याद रखना, परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। अगला मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अगला है रूब अल खाली मरुस्थल। यह कहाँ पर है? यह सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। परीक्षा में पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, मतलब ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो तुम्हारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप जो है यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीपीयू। कौन सा हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का जो है उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तरंगिणी के लेखक कौन है? यह तुम्हारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्हड़। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कल्हड़। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम प्राचीन साहित्य की बहुत सारी पुस्तकों का भंडारा यहीं पर कर देंगे ताकि आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये पुस्तक है तुम्हारी अष्टधाई। अगर आपसे पूछ ले अष्टधाई के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। यह पुस्तक जो है संस्कृत की प्रथम पुस्तक भी है। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, संस्कृत शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो प्रथम पुस्तक हो जाएगी अष्टध्यायी। कौन सी हो जाएगी? अष्टध्यायी। अगली पुस्तक है मेघदूतम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगली पुस्तक है नागानंद। अगर पूछ ले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगली तुम्हारी पुस्तक है रत्नावली। इसके भी लेखक कौन है? हर्षवर्धन। इसके भी लेखक हैं तुम्हारे हर्षवर्धन। अगली पुस्तक है बृहत संहिता। कौन सी पुस्तक है? बृहत संहिता। अगर आपसे पूछ ले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। अगली पुस्तक है मालती माधव। इसके लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। अगली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। अगली पुस्तक है गीत गोविंद। कौन सी है?
गीत गोविंद, इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसके लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। नेक्स्ट पुस्तक है जो तुम्हारा क्वेश्चन था, राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। अगली पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। अगली पुस्तक है मिलिंद पन्हो, कौन सी? मिलिंद पन्हो, तो इसके लेखक हो जाएंगे नागसेन। कौन हो जाएंगे? नागसेन। अगली पुस्तक है महाभाष्य, कौन सी है? महाभाष्य, इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्र, कौन है? बुद्ध चरित्र, इसके लेखक हैं अश्व घोष। अश्व के पास बुद्धि बहुत होती है, याद रखना, ऐसे याद भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अश्व घोष जो है, इनकी जो पुस्तक है कौन सी है, तो बुद्ध चरित्र। अगली है मुद्रा राक्षस, तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगली पुस्तक है ऋतु संहारम, इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगली पुस्तक है तुम्हारी प्रियदर्शिका, इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगली पुस्तक है पंचतंत्र, इसके लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। नेक्स्ट पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। कौन है? प्रयाग प्रशस्ति, इसके लेखक हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर, कौन सी है? कथा सरित सागर, इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। अगली पुस्तक है इंडिका, कौन सी है? इंडिका, इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। इसमें जो है पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रशासन की जो व्यवस्था है वो मिलती है तुम्हारी। अगली है मृच्छकटिकम, कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम, इसके लेखक हो जाएंगे शूद्रक। कौन हो जाएंगे? शूद्रक। अगली पुस्तक है रस रत्नाकर, कौन सी है? रस रत्नाकर, तो इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगली पुस्तक है कर्पूर मंजरी, कौन सी? कर्पूर मंजरी, इसके लेखक हो जाएंगे राजशेखर। कौन से हैं? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगर पूछ ले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये तुम्हारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस प्रश्न के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनका करेंगे निपटारा यहीं पर। अगर आप ऐसे जीके जीएस पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो है परीक्षा में प्रश्न सही होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और ये जो तुम्हारे राष्ट्रपति हैं, इनका अब तक का सबसे लंबा जो है कार्यकाल रहा है। अगर आपसे पूछ ले कब से कब तक रहा है, तो 1950 से 1962 तक, या 3 बार जो है लगातार जो है निर्वाचित हुए थे। 12 साल तक जो है इनका, 12 साल से भी अधिक जो है इनका कार्यकाल रहा है। दूसरे तुम्हारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल रहा है 1962 से 67 तक रहा है। कब से? 62 से 67 तक। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को ही मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। यह क्वेश्चन तुम्हारा रेलवे का एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। अगला है, अगले राष्ट्रपति हैं तुम्हारे, अगले राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा है 1967 से 69 तक। 67 से 69 तक। इनका अगर आपसे पूछ ले कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। लेकिन जन्म के थोड़े दिन बाद ये आ गए थे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ गए थे? उत्तर प्रदेश में। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो यह तुम्हारे हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये भी तुम्हारा रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो यह तुम्हारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है वीवी गिरी। वीवी गिरी, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 74 तक। 1969 से 74 तक। इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा रेलवे का, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति बने थे, तो तुम्हारे थे वीवी गिरी।
और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो तुम्हारे थे वीवी गिरी। अगला है नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 तक यह जो है राष्ट्रपति रहे हैं और यह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं और अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति भी यही हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार रेलवे में तुम्हारा कि निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो तुम्हारे थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला है ज्ञानी जैल सिंह। अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनके कार्यकाल की अगर बात करोगे तो इनका कार्यकाल होगा 1982 से 87 तक। कब से? 82 से 87 तक। यह पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो है जेबी वीटो का प्रयोग भी किया था, जेबी वीटो का भी प्रयोग किया था। अगला तुम्हारा हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल रहा है 2002 से 2007 तक। एकमात्र अराजनीतिक राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी तुम्हारा पूछा जा चुका है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो कभी भी इससे पहले राजनीति में नहीं रहे? यह एक शिक्षक के रूप में जो है कार्यरत थे। ठीक है, शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और यह राजनीति में कभी नहीं थे। डायरेक्ट जो है इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला है तुम्हारा प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 से 12 तक रही हैं और यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो यह प्रतिभा देवी पाटिल हैं। अगर पूछ ले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम पीएम कौन है, तो तुम्हारी हो जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ये हो जाएंगी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? पूछा स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो है कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें 5 देश जो हैं स्थायी सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। अब इस प्रश्न के साथ में हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निपटारा करेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दूसरा नाम क्या है, तो इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 15 देश इसमें सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 देश स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका है तुम्हारा, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। यह 5 देश जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। और जो है इन पांचों देशों के पास होती है वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव को ना करने की ताकत उनके पास होती है। अस्थायी सदस्य अगर आपसे पूछ ले कितने होते हैं, तुम्हारे 10 होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद में इसमें जो है एक देश बाहर हो जाता है, एक देश अंदर आ जाता है। तो इसमें 10 देश ही रहते हैं टोटल। एक बाहर होगा 2 साल बाद, तो दूसरा देश इसमें अंदर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो भारत अब तक जो है 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तक है? सागर तट है, सागर तट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात का जो है सबसे लंबा जो है सागरी तट है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लो किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी जिला में। दांडी स्थान जो है तुम्हारा नवसारी जिला में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम नमक मार्च जो है इसका जो है नमक सत्याग्रह का निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसका अगर पूछ ले आपसे प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह जो दांडी स्थान पर कब पहुंचे थे, तो यह 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने लोग इसमें जो साथ थे, तो कुल 78 सहयोगियों के साथ जो है यात्रा प्रारंभ की गई थी। यानी इसमें कुल थे 78 और प्लस 1, टोटल थे 79 लोग। कितने थे? 79 लोग। एक कौन था? महात्मा गांधी। 79 लोगों के साथ यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि कितने दिनों तक यात्रा चली थी, तो यह कुल 24 दिनों तक यात्रा चली थी। और इस 24 दिन में
लगभग 241 मील की जो है दूरी तय की गई थी। उसके बाद में तुम्हारे 78-79 लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी, इसके बाद में फिर जो है इसमें हजारों लोग जो है जुड़ते चले गए थे धीरे-धीरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काई। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काई। अब इस क्वेश्चन के साथ में सहजीवी के बारे में हम कुछ बात करेंगे, तो आइए देखते हैं सहजीवी क्या होते हैं। जब दो पादप परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। मतलब जो है दो पादप होंगे साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ना नुकसान जो है नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाइकेन में कवक तथा शैवाल, ये एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते हैं। और जो तुम्हारा होगा मटर कुल के पौधे की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, जीवाणु, माइकोराइजा में कवक तथा जड़ के मध्य सहजीवता पाई जाती है। ये जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की जितनी भी नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं हैं उन सबका निपटारा यहीं पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला तुम्हारा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। अगर आपसे पूछ ले यह भारत के किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। अगला है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगर आपसे पूछ ले कि कैगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। और जो है यह अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। अगर आपसे स्थापना पूछ लेगा तो बताओगे 1993 में हुई थी स्थापना। कब हुई थी? 1993 में। अगला है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ पर स्थित है, यह कोटा राजस्थान में है। कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में स्थित है। अगला है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। प्रश्न ये भी तुम्हारा पूछा जा चुका है, अब तक का भारत में सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तुम्हारा है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि 2013 में स्थापना हुई थी। इसकी कई सारी इकाइयां जो हैं। अगर आपसे पूछ ले कि क्षमता में सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम्हारा सबसे क्षमता जो 2000 मेगावाट का है, या भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। कौन सा? कुंडनकुलम। यही तुम्हारा जो है सबसे बड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा की जो है तुम्हारी पटचित्र जो शैली है उड़ीसा की है। यह कपड़े पर जो है शैली की जाती है। किस पे? यह कपड़े पर जो है यह शैली जो है प्रदर्शित की जाती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की कुछ प्रमुख जो है चित्रकलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, तो यह तुम्हारी गुजरात की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि कलमकारी जो है चित्रकला कहाँ की है, तो यह तुम्हारी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं। तो फ्रेंड्स जो है ये सभी चित्रकलाएं आप जो है एक पेज पे नोट कर लें और जो है बार बार इनका रिवीजन करते रहें। अगली है थंका चित्रकला। कौन सी? थंका। यह कहाँ पर है? यह नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना थंका जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पट चित्र तो तुम्हारी उड़ीसा की हो गई, तो ये बता भी चुके हैं। अगली है मधुबनी चित्रकला। कौन सी? मधुबनी चित्रकला। कहाँ पर है यह? यह बिहार में पाई जाती है, बिहार की पेंटिंग। ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है मिथिला पेंटिंग। यह बिहार क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है वर्ली चित्रकला। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। वर्ली कहाँ की है पेंटिंग? महाराष्ट्र की। अगला अगर आपसे पूछ ले कि कालीघाट चित्रकला कहाँ की है,
यह कोलकाता पश्चिम बंगाल की, कहाँ की है? कोलकाता की। अगला है फाड़ चित्र, अगर आपसे पूछ ले कहाँ की है, यह राजस्थान की हो जाएगी, कहाँ की? राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिमला। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या जोधपुर राजस्थान में है, कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मखदूम मथुरा में। कहाँ पर है? मखदूम मथुरा में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा बीकानेर राजस्थान में हो जाएगा। शुष्क बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।